गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। आज फोर्थ यूनिट शुरू कर रहे हैं, वो है क्वांटम मैकेनिक्स। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट कि आप देखो कि जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मैटर्स हैं, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं और जिनमें हमेशा मोशन होता रहता है, जो हमेशा गति करते रहते हैं। अब यदि इन कणों के मोशन से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है, उसको हम जब स्टडी करते हैं तो वो हम मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। यानी कि इन कणों के गति से रिलेटेड गुणों से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है, उसको हम यांत्रिकी या मैकेनिक्स कहते हैं। तो देखो, पहले तो आ गया क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी कि रूढ़ यांत्रिकी या चिरसम्मत यांत्रिकी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन आता है और मैक्सवेल्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आती है, जिसके अनुसार जो एनर्जी है उसका उत्सर्जन या अवशोषण लगातार होता है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूअसली। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ये दो नियम आते हैं, और यदि हम गति करते हुए कणों पर न्यूटन का नियम लागू करें, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन लागू करें, तो जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। यानी कि जो हमारी पुरानी मैकेनिक्स है, जब हम कोई भी कण यदि गति कर रहा है, उसके ऊपर न्यूटन का नियम लागू करेंगे तो उसको हम चिरसम्मत यांत्रिकी या क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई। क्यों? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर जब हम बड़े बड़े पिंडों का, यानी कि ग्रहों का, उपग्रहों का, ऐसे बड़े पिंडों को से लेकर पृथ्वी के छोटे बड़े जो भी कण हैं, उनकी गति की व्याख्या तो हम न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स एटॉमिक आकार के जो बहुत माइन्यूट पार्टिकल हैं, उनकी गति की व्याख्या नहीं कर पाया। तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ फेल हुआ? जहाँ पे पार्टिकल बहुत ही माइन्यूट थे, यानी कि एटॉमिक आकार के थे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की इन कमियों के कारण फिर क्वांटम मैकेनिक्स का विकास हुआ। तो क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुई, आगे आ गई क्या? क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम यांत्रिकी। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम प्रकाश या अन्य जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनकी डुअल नेचर की बात करते हैं। ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो डुअल नेचर है, उस पर क्वांटम मैकेनिक्स आधारित है। अब इसके अनुसार जो एनर्जी है, एनर्जी जो चेंज है, वो कंटिन्यूअस नहीं होता, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पे क्या था कि एनर्जी का एमिशन और एब्जॉर्प्शन लगातार होता है। लेकिन इनके अनुसार जो एनर्जी में चेंज है, यानी कि एमिशन या एब्जॉर्प्शन, वो सतत या कंटिन्यूअस नहीं होता, बल्कि वे ऊर्जा के पैकेट के रूप में होते हैं। और इसमें प्रत्येक पैकेट या फोटोन की ऊर्जा को हम E=h से शो करते हैं कि प्रत्येक पैकेट की जो ऊर्जा है, यानी कि एनर्जी लगातार नहीं एमिट या एब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि पैकेट के रूप में होती है। और पैकेट की ऊर्जा किससे हम दिखाते हैं? E=h से। और इस प्रिंसिपल को जिसने डेवलप करा वो थे हाइजेनबर्ग। तो ये हुआ क्वांटम मैकेनिक्स। नो, दूसरी मैकेनिक्स है वेव मैकेनिक्स, जिसको कि डेवलप करा था श्रोडिंगर ने। तो उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे जो अत्यंत सूक्ष्म और गतिमान कण हैं, उनका नेचर भी डुअल है। यानी कि ये तरंग यांत्रिकी या वेव मैकेनिक्स किस पर आधारित है? डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और इस नियम के अनुसार जो अत्यंत सूक्ष्म और जो गति करते हुए कण हैं, वो सदैव कणीय अवस्था में नहीं होते। यानी कि कभी इनका व्यवहार पार्टिकल जैसा होता है, तो कभी वेव की तरह से होता है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि वेव मैकेनिक्स में हम किन की बात कर रहे हैं? वेव मैकेनिक्स में हम उन कणों की बात कर रहे हैं जो कि कण की तरह से भी बिहेव कर रहे हैं और वेव की तरह से बिहेव कर रहे हैं, और जिनके तरंग दैर्ध्य को हम λ होता है
लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/mv के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि जो वेव मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स है, दो की बात करिए, क्लासिकल मैकेनिक्स पुरानी हो गई, फिर क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय जैसे हैं। क्यों? क्योंकि देखो वेव मैकेनिक्स में हम कणों का वेव नेचर मानते हुए फिर उनके गति के व्यवहार की हम व्याख्या करते हैं, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल प्रकृति को मानते हुए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव की तरह नहीं पार्टिकल की तरह से भी बिहेव करता है, और फिर हम उनके गति से रिलेटेड जो भी बिहेवियर है, जो भी प्रॉपर्टीज़ है, उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो वेव मैकेनिक्स में हम कणों का वेव नेचर मानते हैं कि जो पार्टिकल माइन्यूट पार्टिकल हैं वो वेव तथा कण दोनों की तरह से बिहेव करते हैं। उसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कणीय प्रकृति की बात करते हैं। नाउ ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो यहाँ पर आपकी जो यूनिट है उसका जो पहला टॉपिक इसमें आता है वो है ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। लेकिन उसके पहले आपको ये जानना चाहिए कि क्या है मैकेनिक्स, क्या है वेव मैकेनिक्स, क्या है क्वांटम मैकेनिक्स, क्या है क्लासिकल मैकेनिक्स, क्या है। तो थोड़ा सा दो लाइन इनके बारे में जान लो आप लोग। तो अब हम ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें, ये शॉर्ट नोट्स के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, यदि हम कोई भी हॉट बॉडी है, कोई भी गर्म पिंड है, तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एमिशन होता है। या हम कहें यदि हम किसी सॉलिड पिंड को गर्म करते हैं तो फिर उसमें से हीट रेडिएशन एमिट होने लगती है। और यदि मान लीजिए किसी पिंड को हम बहुत ज़्यादा गर्म कर दें तो क्या होगा, पहले तो वो रेड हो जाएगा, यानी कि लाल तप्त हो जाएगा। उसके बाद उसका ताप हम और बढ़ाएं तो वो सफ़ेद हो जाएगा। यानी कि हम जितना ज़्यादा टेम्परेचर देते जा रहे हैं उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। एनर्जी बढ़ रही है जब भी कलर पहले रेड है, रेड का जो एनर्जी है, रेड की एनर्जी है वो कम होती है, और जैसे जैसे हम उसको टेम्परेचर देते जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है, वो वाइट हो जाता है। कभी आपने अपने गैस के फ्लेम को देखा हो, यदि गैस बहुत अगर ब्लॉक हो रही हो, ख़राब हो रही हो, बहुत अच्छी फ्लेम नहीं आ रही हो तो रेड रंग की फ्लेम आएगी, और यदि बहुत अच्छी तरह से फ्लेम आ रही हो तो ब्लूइश और वाइट जैसी फ्लेम हो जाती है। तो उसी तरह से यदि हम पिंड को बहुत गर्म करते हैं तो उसकी एनर्जी में इस तरह से परिवर्तन होता जाता है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं एनर्जी उस पिंड की बढ़ती जाती है। तो रेडिएशन के वेवलेंथ टेम्परेचर से किस तरह से रिलेटेड हैं, यानी कि जो वेवलेंथ है और टेम्परेचर है ये आपस में क्या संबंध है, किस तरह से टेम्परेचर वेवलेंथ को प्रभावित करता है, इसके लिए ल्यूमर और प्रिंगशिम ने एक ग्राफ प्लॉट करा। और उस ग्राफ में तो ल्यूमर तथा प्रिंगशिम ने जो एमिटेड एनर्जी है, जो गर्म पिंड की एमिटेड एनर्जी है, और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ खींचा, और ये डिफरेंट टेम्परेचर पर खींचा। तो देखिए ये ग्राफ आपके सामने दिख रहा है। ई ये एमिटेड एनर्जी है, इधर वेवलेंथ है, और ये डिफरेंट देखिए 3 टेम्परेचर पर शो हो रहा है। ये जो आपका ग्राफ है वो शो हो रहा है। अब इस ग्राफ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? देखो, पहला तो ये है कि एट एवरी टेम्परेचर देयर इज़ अ वेवलेंथ एट विच एमिटेड एनर्जी इज मैक्सिमम, या प्रत्येक ताप पर, हर ताप पे एक ऐसी तरंगदैर्ध्य है जिसको हम लैम्डा मैक्सिमम कहते हैं, जिस पर ऊर्जा का उत्सर्जन अधिकतम होता है। देखिए इस वाले टेम्परेचर पर ये लैम्डा मैक्सिमम है जहाँ पे ऊर्जा का उत्सर्जन मैक्सिमम हो रहा है। उस तरह से इस टेम्परेचर पर ये लैम्डा मैक्सिमम है जिस पे ऊर्जा का उत्सर्जन मैक्सिमम हो रहा है। इधर दे दें या इधर चले जाएं तो एनर्जी, जो एमिटेड एनर्जी है वो कम होती जाती है। सेम वैसे ही 2000 केल्विन टेम्परेचर पर भी है। दूसरा हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जो लैम्डा मैक्सिमम है वो लैम्डा मैक्सिमम कम वेवलेंथ की ओर खिसकता जाता है। यानी कि देखिए ये जो पीक है ये लैम्डा मैक्सिमम कहलाते हैं, ये कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है।
तो देखिए ये तो थोड़ा सा ये ब्लैक बॉडी में ये आपको देना पड़ेगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कि कैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के शुरुआत में ये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप डिफाइन करो ब्लैक बॉडी को कि ब्लैक बॉडी अ बॉडी विच कम्प्लीटली एब्जॉर्ब द रेडियंट एनर्जी फॉलिंग ऑन इट इज़ कॉल्ड परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो एक पूर्ण ब्लैक बॉडी या कृष्णिका क्या है, जो कि उस पर गिरने वाले सभी रेडियंट एनर्जी को, सभी विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, उसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो जो ब्लैक बॉडी है उसको डिज़ाइन सबसे पहले करा था फेरी ने। फेरी नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्लैक बॉडी को डिज़ाइन करा था। तो ये कैसा डिज़ाइन है इसका? इट इज़ अ हॉलो डबल वॉल्ड मेटालिक स्फीयर। देखिए एक खोखला है, अंदर से डबल वॉल्ड है, 2 वॉल दिख रही है, 2, ये देखिए डबल वॉल्ड है, मेटालिक है, स्फीयर है, हैविंग अ कोनिकल प्रोजेक्शन। और इसमें एक कोनिकल प्रोजेक्शन है, हैविंग अ कोनिकल प्रोजेक्शन ऑपोजिट टू द होल। इस होल के ऑपोजिट में एक कोनिकल प्रोजेक्शन है और अंदर ये जो वॉल है ये कोटेड है लैम्प ब्लैक से। अब इस जो प्रोजेक्शन है उसकी वजह से जो अंदर जो रेडिएशन जाती है उसका रिफ्लेक्शन वापस बाहर नहीं होता, बल्कि ये अंदर ही वॉल से टकराती जाती है। देखिए ये गई इधर अंदर, इस तरह से अंदर ही अंदर ये इसका ये अंदर ही रेडिएशन एक दूसरे वॉल से टकराती जाती है, रिफ्लेक्शन होता जाता। द प्रोजेक्शन हेल्प्स टू अवॉइड एनी डायरेक्ट रिफ्लेक्शन, यानी कि वापस परावर्तित ये यहाँ से बाहर नहीं जाती। तो इस वजह से ये पूरी की पूरी रेडिएशन को अवशोषित कर लेती है। एक चीज़ और, अ ब्लैक बॉडी इज़ नॉट ओनली अ परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएंट एनर्जी बट ऑल्सो अ परफेक्ट रेडिएटर, यानी कि जो कृष्णिका है वो न ही पूर्ण अवशोषक है विकिरण ऊर्जा की, बल्कि पूर्ण उत्सर्जक भी है। एंड द रेडिएशन एमिटेड आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और जो इस ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन एमिट होती है उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। तो ये हुआ ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें ब्लैक बॉडी के अध्ययन के दौरान कुछ नियम दिए गए, उनके ऊपर डिस्कशन होगा आपके साथ। थैंक यू।